चैप्टर नेम ट्रांसफर ऑफ हीट। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, हीट का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? बचपन से पढ़ते चले आ रहे आप ये चीज कि हीट एक जगह से दूसरी जगह गई मतलब ट्रांसफर ऑफ हीट। कौन कौन से मेथड होते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट के? कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। देखिए हम बात करें पहले कंडक्शन की। यह है आयरन की एक रॉड। इस रॉड को आप एक साइड से हीट दो, गरम करो। हीट का सिंबल होता है Q। रॉड को आप एक साइड से गर्म करोगे, धीरे 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 रॉड दूसरी साइड भी गर्म हो जाएगी। किसकी वजह से? रॉड में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब आप गर्म करोगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हीट को ट्रांसफर करेंगे एक से दूसरे इलेक्ट्रॉन पर। अगर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो हीट ट्रांसफर नहीं होती। ठीक, तो कंडक्शन में हीट ट्रांसफर की जिम्मेवारी किसकी? फ्री इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनते जाना अभी जो बोलूंगा मैं। आपने यहां से रॉड को गर्म किया, यहां टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हुआ, इलेक्ट्रॉन्स उस हीट को एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे पर ट्रांसफर करते गए। धीरे धीरे आगे भी टेम्परेचर राइज होने लगा। इस पार्ट का टेम्परेचर जो भी होगा, मान लो θ1, इस पूरे चैप्टर में टेम्परेचर को थीटा सिंबल देंगे। टाइम आएगा क्योंकि कई एक फॉर्मूलों में टाइम रहेगा T, तो टेम्परेचर क्या रहेगा? थीटा। तो इस पार्ट का टेम्परेचर अगर θ1 है तो यहां टेम्परेचर होगा θ2। ठीक, ये हॉट एंड होगा, ये कोल्ड एंड होगा। ठीक है, यहां से यहां तक हीट कैसे गई? फ्री इलेक्ट्रॉन्स लेके गए। ठीक, इसे कहते क्या है हम? कंडक्शन। पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूं कन्वेक्शन के बारे में। कन्वेक्शन में क्या होता है? लिक्विड या गैस। ये लिक्विड भरा हुआ है, इसे जब आप गर्म करोगे तो जो मॉलिक्यूल नीचे है हीट मिलेगी, गर्म होके वो हल्के हो जाएंगे। वो कहां जाएंगे? ऊपर। ऊपर के भारी मॉलिक्यूल नीचे, फिर वो हल्के ऊपर, फिर नीचे। ये कब तक शिफ्टिंग चलती रहेगी? जब तक पूरे लिक्विड का टेम्परेचर एक जैसा ना हो जाए। इसे कहते हैं कन्वेक्शन। इसमें हीट किससे ट्रांसफर होती है? मॉलिक्यूल्स से। कन्वेक्शन किस किस में होता है? गैसेस में और लिक्विड में। दो चीजें हुई। कन्वेक्शन के बाद आता है रेडिएशन। कोई भी गर्म चीज हो, जैसे ये है, क्या है ये? लोहे की कढ़ाई है। ठीक है, कोई भी गर्म चीज हो जैसे कि लोहे की कढ़ाई, जब आप इस कढ़ाई में तेल डाल के गर्म करोगे तो गर्माहट बाहर निकलेगी। देखा है कभी ऐसे निकलते हुए? लोहे की कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा हो तो दूसरी साइड धुंधला दिखाई देता है। क्यों धुंधला दिखता है? क्यों दिखता धुंधला? उस कढ़ाई में से क्या भाप निकल रही? धुआं निकल रहा? धुआं निकल रहा, जल गई कढ़ाई, आग लग गई उसमें। एक्चुअल में उस कढ़ाई में से निकल रही है हीट। हीट किसके फॉर्म में निकल रही है? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक
वेव्स के फॉर्म। जब हीट किसी गर्म चीज से बाहर निकलती है तो उसे कहते हैं रेडिएशन। ये किसके फॉर्म में निकलती है हमेशा? कभी धोखे से आप लोग अगर किचन में गए हो और रोटी वोटी बनाई हो तो तवा जब गर्म होता है तो उससे भी हीट निकलती है। इसीलिए किचन में एग्जॉस्ट लगाया जाता है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऊपर जाएंगी, एग्जॉस्ट उन्हें बाहर फेंक देगा, अदरवाइज ये टकरा कर वापस आ जाएंगी, पूरा किचन गर्म हो जाएगा। चिमनी या एग्जॉस्ट से क्या होगा? वो इन वेव्स को खींच के बाहर फेंक देगा। समझ में आ रही है बात? तो देयर आर थ्री मेथड्स टू ट्रांसफर ऑफ हीट: कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। हमारा पूरा चैप्टर इस पर बेस्ड है। ठीक, तो इस पर वापस फोकस करते हैं। हमने एक रॉड को गर्म करना शुरू किया, हीट जो है वो वन एंड से दूसरे एंड पर ट्रांसफर होने शुरू हुई। अब मुझे ये बताओ कि अगर इस रॉड को कंटिन्यू गर्म करते रहें, कंटिन्यू गर्म करते रहें, तो क्या ये रॉड पिघल जाएगी? मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे कि इस लोहे को हम कंटिन्यू गर्म करते रहें तो क्या ये लोहा पिघल जाएगा? कंटिन्यू गर्म करते रहो, हम क्या तो गैस का सिलेंडर खाली कर, पिघल जाएगा? हो सकता है, जीवन भर नहीं पिघलेगा। अब सुनो क्यों। लोहे को पिघलने के लिए मेल्टिंग पॉइंट तक गर्म होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट तक लोहा गर्म हो तभी पिघलेगा। अब समझ, जब हम किसी रॉड को गर्म करते हैं तो उसके फर्स्ट एंड का टेम्परेचर मैक्सिमम, सेकंड एंड का टेम्परेचर मिनिमम होता है। कंटिन्यू जब आप इसे गर्म करते जाओगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब पूरे आयरन के जिस पार्ट का टेम्परेचर जो भी है वो कांस्टेंट हो जाएगा। याद रखना, मैं शब्दों पे ध्यान देना। एक स्टेज ऐसी आएगी जब पूरी रॉड के जिस पार्ट का टेम्परेचर जो भी है वो कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब कभी भी इस पूरी रॉड का टेम्परेचर एक जैसा नहीं हो पाएगा। हम सोचते हैं कि पूरी रॉड का टेम्परेचर एक जैसा हो जाएगा, कभी नहीं होगा। एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब रॉड के जिस पार्ट का टेम्परेचर जो भी है दैट विल बिकम कांस्टेंट। मान लो इस पार्ट का टेम्परेचर है 1200 डिग्री सेल्सियस और इस पार्ट का टेम्परेचर है 1100 डिग्री सेल्सियस। और स्टेडी स्टेट आ गई। जो स्टेट मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम है स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट आने के बाद यहां का टेम्परेचर और यहां का टेम्परेचर जो भी है दैट विल बिकम कांस्टेंट, नॉट सेम। एक बात क्लियर हुई? तो अब आप इसे जितनी भी हीट दोगे इसके बाद, स्टेडी स्टेट के बाद इसे जो भी हीट दोगे वो इसमें से बाहर निकलेगी। किसके फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म, जो अभी अभी मैंने आपको बताया था। मतलब इसके बाद क्या शुरू हो जाएगा? रेडिएशन। जो भी हीट आप दे रहे हैं वो रेडिएट हो जा रही, जो भी हीट दे रहे हैं वो रेडिएट हो जा रही। तो क्या ये कभी पिघल पाएगा? नहीं पिघलेगा।
तो आयरन को जब पिघलाना होता है तो ऐसी जगह पे उसे डालते हैं जहां पहले से टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट के बराबर। एक भट्टी होती है जिसमें आयरन को डाला जाता है, उस भट्टी में पहले से टेम्परेचर होता है मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा। तो जैसे ही आयरन उसमें जाता है ये स्टेट आती नहीं है, वो सीधे पिघल जाता है। समझ में आ रही बात? मतलब घर पे अपन अगर तवा गैस पे रख के गैस ऑन करके और एक आध हफ्ते के लिए चले भी जाएं तो तवा गायब नहीं होगा, तवा अपनी जगह रहेगा, रूम और छत बस सब गर्म हो जाएंगी, वो एक अलग चीज। समझ में आ रही है बात? तो व्हाट इज स्टेडी स्टेट? On supplying heat continuously to an iron rod, a state will come when temperature of each section become constant, not now the supplied heat will waste in the form of radiation. In the form of radiation. Clear? कोई डाउट नहीं? स्टेडी स्टेट क्या? वो तो हर मेटल की अलग अलग होती है, हर मेटल की स्टेडी स्टेट अलग अलग होती है, लेकिन जब भी स्टेडी स्टेट आ जाएगी उसके बाद मेटल अपना टेम्परेचर राइज नहीं करेगी। ये क्लियर हो गया आप सबको? बोलिए। इसके बाद बात आती है टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट ये क्या होता है? फॉर्मूला है, ये है फॉर्मूला, θ1 माइनस θ2 बाय L। मतलब θ1 क्या था? हॉट एंड का टेम्परेचर, और θ2 क्या था? कोल्ड एंड का टेम्परेचर। और L क्या होगा? ठीक। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है? रेशियो ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ अ रॉड टू द लेंथ ऑफ द। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? ये क्यों बताया मैंने? कभी कभी इस पर न्यूमेरिकल आ जाता है। जैसे एक सिंपल सा न्यूमेरिकल देखो बुकलेट में भी दिया है, यहां टेम्परेचर कितना लिखा है? 100 डिग्री सेल्सियस। लास्ट एंड पर लास्ट एंड पर है 30 डिग्री सेल्सियस। और लेंथ कितनी दी है? 20 सेंटीमीटर का मतलब 0.2 मीटर। टेम्परेचर ग्रेडियंट पूछा है, निकाल पाओगे? सिंपल सी कहानी है, 100 माइनस 30 बाय 0.2, 70 बाय 2 करेंगे तो ऊपर एक जीरो इंक्रीज हो जाएगा, तो 350 ऊपर क्या आएगा? डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है। केल्विन में बेटा टेम्परेचर तभी चेंज होता है जब फॉर्मूले में प्रेशर, वॉल्यूम या गैस कांस्टेंट। ठीक है, और वो केवल गैसेस में काम होता है उसका, यहां तो सॉलिड। दूसरा न्यूमेरिकल, टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑफ अ रॉड इज, टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑफ अ रॉड इज 0.5 डिग्री सेल्सियस पर मीटर if temperature of hot end is 100 degree Celsius, then find the temperature of cold end.
गिवन में लिख लो, लेंथ ऑफ द रॉड इज 30 सेंटीमीटर। Length of the rod is 30 centimeter. स्टैंडर्ड यूनिट मीटर। हाँ भाई, कोई बताएगा आंसर? टेम्परेचर ग्रेडियंट है 0.5, θ1 है 100, -θ2 निकालना है, L है 0.3। जीरो पॉइंट 15 इक्वल θ2 यहाँ 0.15 यहाँ 99.85 डिग्री सेल्सियस। तो ये था टेम्परेचर ग्रेडियंट, समझ में आ गया होगा, सिंपल सी चीज है। आगे सुनिए, सुनिए बेटा, ये जो Q है ये क्या है? अमाउंट ऑफ हीट। Q क्या है? अमाउंट ऑफ सप्लाइड हीट। किसी भी रॉड को हम कितनी हीट दें ये कौन बताएगा? तो अमाउंट ऑफ हीट जो है Q, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सबसे पहली चीज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। मतलब रॉड जितनी मोटी होती जाएगी अमाउंट ऑफ हीट उतना ज्यादा लगेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो जाएगा ना, तो अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा लगेगा। ठीक। दूसरी चीज, अमाउंट ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये सीधे सीधे याद करना है। अमाउंट ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर ग्रेडियंट। देखो θ1 माइनस θ2 को मैंने क्या लिख दिया? ठीक है, आप चाहे तो θ1 माइनस θ2 भी लिख ही दे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर ग्रेडियंट। अमाउंट ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के। टी मतलब टाइम। तो जितना ज्यादा टाइम होगा, जितनी ज्यादा टाइम तक आप गर्म करोगे उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट लगेगी। तो किसी भी रॉड को गर्म करते समय अमाउंट ऑफ हीट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर ग्रेडियंट और टाइम। जब हम यहां से प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो ये कांस्टेंट आता है के। ये बहुत काम का है, बताऊंगा अभी इसके बारे में। ये जो कांस्टेंट आया है के, इसे कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। क्या कहते हैं इसे? मुझे दो चार मटेरियल्स के नाम बताओ जिनमें हीट फ्लो होती हो सॉलिड में। ये है थर्मल कंडक्टिविटी
ऑफ मेटेरियल। बेटा पहला मेटेरियल है सिल्वर, चांदी। हीट फ्लो होती है, सबसे अच्छी हीट फ्लो होती है चांदी में, सबसे जल्दी चांदी। बेस्ट कंडक्टर कौन है? सिल्वर। क्यों? क्योंकि सिल्वर का थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। के क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी। मतलब कि ये बताता है कि मेटल में हीट कितनी जल्दी फ्लो होगी, मेटल कितनी जल्दी गर्म हो जाएगी। जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई होगी वो मेटल उतनी जल्दी गर्म हो जाएगी। तो सिल्वर सबसे जल्दी गर्म क्यों होता है? क्योंकि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी सबसे हाई। सिल्वर के बाद नंबर आता है गोल्ड का। सिल्वर के बाद नंबर आता है गोल्ड का। गोल्ड के बाद नंबर आता है कॉपर का। याद करो, चांदी के बर्तन बनाए जाते थे पहले राजा महाराजा के जमाने में, क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी सबसे हाई थी, जल्दी खाना बनता था। चांदी महंगी हो गई, चोरी होने लगी। ठीक, सोने के बर्तनों में कोई खाना बना नहीं पाया। ठीक, उसमें तो मार्केट मच जाएगी। तो तीसरे नंबर में कौन था? कॉपर। उसी में बनते। अब कॉपर भी महंगा हो गया। मैं आज के जमाने की बात नहीं कर रहा। कॉपर जब महंगा हो गया तो आया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो अभी भी चलता था, अब वो भी महंगा हो गया तो स्टील बन गई। स्टील एलॉय है, मटेरियल नहीं है, मेटल नहीं है, स्टील एलॉय है। प्योर मेटल कौन सी चार है? सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपको? तो थर्मल कंडक्टिविटी जिसकी जितनी हाई होगी वो हीट का उतना अच्छा एब्जॉर्बर होगा, उतनी जल्दी गर्म हो जाएगा। ये क्लियर? अब इस पे बेस्ड आएंगे न्यूमेरिकल। उनके लिए एक चीज याद रखना न्यूमेरिकल्स में, ये जो एल है हमेशा, क्योंकि रॉड नहीं होगी क्वेश्चन में, तो एल क्या होता है? θ1 और θ2 के बीच का गैप। एल क्या होता है? θ1 और θ2 के बीच की गैप। जैसे मैं बात करूं आइस क्यूब के बॉक्स की, आइस बॉक्स की, काय का बना होता है? हद कर रहा है यार, आइस बॉक्स नहीं देगा कभी। काय का बना? थर्मोकोल का बना होता है, बर्फ भरी होती है जिसके अंदर। तो बर्फ अंदर भरी, अंदर टेम्परेचर है 0। बर्फ अंदर भरी, अंदर टेम्परेचर है 0, और बाहर मान लो नॉर्मल टेम्परेचर 32। ठीक, तो वो जो थिकनेस होगी थर्मोकोल की वो क्या होगा? गैप बिटवीन θ1 एंड θ2। सोच के देखो जो बोल रहा हूं, अंदर बर्फ भरी है, बाहर एटमॉस्फेयर है, तो बाहर टेम्परेचर θ1 32, अंदर टेम्परेचर θ2, तो उनके बीच में गैप कितना होगा? थिकनेस के बराबर। तो याद रखना एल हमेशा लेंथ नहीं होगी, एल इज द गैप बिटवीन θ1 एंड। गरम गरम अंडे रखे हुए हैं, काय में रखते? थर्माकोल के बॉक्स में रखते हैं। अंदर टेम्परेचर हाई है, सर्दियों की बात कर रहे हैं, अंदर टेम्परेचर हाई है, बाहर टेम्परेचर लो है। θ1 हो गया, θ2 हो गया। थर्मोकोल का जो थिकनेस है वो क्या है? एल। ठीक, हम घर में रह रहे हैं, घर के अंदर हम हैं, मान लो टेम्परेचर है घर के अंदर 20 डिग्री सेल्सियस 20, और बाहर है 5, तो घर की जो दीवारें हैं उनकी थिकनेस क्या है? डिस्टेंस बिटवीन या डिफरेंस, थिकनेस मतलब डिस्टेंस बिटवीन θ1 एंड क्लियर है ये बात? फर्स्ट न्यूमेरिकल।
inside a glass window 2 millimeter thick, 2 millimeter thick। तो सबसे पहले L कितना हो गया, मिलीमीटर कैसे हटाते हैं, 10 की पावर -3। पहले क्वेश्चन सुनो, छापना कोई नहीं। घर में ग्लास विंडो लगी होती है, उस ग्लास विंडो की थिकनेस है इतनी, एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। बाहर टेम्परेचर है 15, सॉरी अंदर टेम्परेचर है 15 और बाहर टेम्परेचर है -5। ठीक, कश्मीर की बात हो रही है। कैलकुलेट द रेट एट विच हीट escaping from room by conducting glass। कितनी हीट रूम से बाहर जा सकती है। तो कैलकुलेट द हीट, अच्छा रेट ऑफ हीट का मतलब, अगर खाली हीट पूछते तो क्यू, रेट ऑफ हीट का मतलब क्यू अपॉन टी। ठीक, के कितना गिवन है आपको, अब यहां देखना पूरा गेम यही है, 0.002 कैलोरी, सुनते जाना, भी करना कोई नहीं, पर सेंटीमीटर पर सेकंड पर डिग्री सेल्सियस। अब मेरी बात को सुनो केवल, इन क्वेश्चंस का यूनिट कन्वर्जन डिपेंड करता है के, जो के की यूनिट्स होंगी पूरे क्वेश्चन में यूनिट्स वही चलेंगी, हम यहां यूनिट कभी चेंज नहीं करेंगे। ये चीज आप लिखेंगे कॉपी में कि के की यूनिट, न्यूमेरिकल्स में के की यूनिट कभी चेंज नहीं होगी। ठीक, अब मुझे ये बताओ, ये काय में लिखा, यहाँ क्या है, तो इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। कैसे करते हैं मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट, मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक, तो कुल मिला के 2 × 10⁻, ठीक, ये काय में आ गया सेंटीमीटर। एरिया मीटर स्क्वायर में है -4 सेंटीमीटर। ये सही हो गई यूनिट्स बेटा, -2 होता है सेंटीमीटर, तो सॉरी +4, 10⁻² होता है मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, मीटर स्क्वायर और 10⁻4 सेंटीमीटर के हिसाब से सब हो गई सही। डिग्री सेल्सियस यहाँ है, डिग्री सेल्सियस यहाँ है, ये भी सही है। बाकी Q अपॉन T की जो यूनिट आएगी वो काय में आएगी, Q का क्या होता है, हीट, या तो कैलोरी या जूल, तो फिलहाल अपना आंसर काय में आएगा, अपॉन टाइम। क्लियर है बात, तो सब कुछ कौन डिसाइड करेगा, K। तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q/T इक्वल KA θ1 - θ2 बाय L। K कितना, 0.002, A 10⁻⁴, θ1 - θ2 कितना हो जाएगा, 15 -5, नहीं यही समझ में, 15 -5 20 हो जाएगा, अपॉन में 2 × 10⁻⁻1। इसको आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व होगा भाई, सबसे पहले पॉइंट हटाओ, 10⁻³ हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना, 20 × 10⁻⁴ × 10⁻², ऊपर गया -2,
तो 20 × 10⁻²। ठीक, यूनिट क्या होगी? कैलोरी पर सेकेंड। कर लीजिए जल्दी से। हो गया? अब सुनो, अगले क्वेश्चन के लिए बेसिक चीज बता रहा हूं। आइस बॉक्स के अंदर आइस रखी हुई है। आइस बॉक्स के अंदर आइस रखी है। आइस अगर थोड़ा बहुत अमाउंट आइस का पिघलता जरूर है। अगर आइस पिघल रही है तो क्यों पिघल रही है? उसे हीट मिल रही है। हीट कहां से आ रही है? बाहर। तो बाहर से कितनी हीट अंदर आ रही है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? Q = Ka θ1 - θ2L × T। जो भी हीट आएगी उसी से बर्फ पिघलेगी। अब सुनो काम की बात। जब भी बर्फ पिघलेगी या पानी उबलेगा, बॉइलिंग वाटर और मेल्टिंग ऑफ आइस, मतलब स्टेट चेंज होगी। स्टेट चेंज होने पर बेटा Q = होता है ml। शायद आपने कभी देखा हो, जब भी स्टेट चेंज होती है, दुनिया की कोई भी चीज गर्म होकर स्टेट चेंज हो रही है, तो उसके लिए Q क्या होगा? m। m तो मास जो मेल्ट हुआ। L होता है लेटेंट हीट। L क्या होता है? लेटेंट हीट, जो आपको क्वेश्चन में गिवन रहता है। ठीक, तो जैसे अगले क्वेश्चन में बर्फ पिघल रही है, तो पहले हम क्या निकालेंगे? Q। ठीक, उसके बाद Q मतलब कितनी हीट अंदर आ गई। अब हीट आ गई तो वो क्या करेगी? बर्फ को मेल्ट करेगी। तो फिर लगाएंगे Q = m। m क्या होगा? मास ऑफ होल आइस के मेल्टिंग आइस, जितनी बर्फ पिघल रही, इनटू में L आपको गिवन रहेगा। ठीक है, देखो जरा सेकंड क्वेश्चन क्या है। A cubical ice box सॉरी, आइस बॉक्स का शेप कैसा है? क्यूबिकल, जिसकी साइड आपको गिवन है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर का मतलब 0.3 मीटर। इससे क्या निकल आएगा? एरिया। तो क्यूब का बेटा एक साइड कौन से शेप की होती है? स्क्वायर ही होता है भाई। जहां से हीट आएगी जाएगी वो क्या है? स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? मतलब 0.3 इंटू, इससे क्या निकल आया? एरिया। ठीक, सरफेस एरिया। हैज थिकनेस 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का मतलब ये हो गई थिकनेस। 4 kg ऑफ आइस इज पुट इन द आइस बॉक्स। कितनी बर्फ रखी हुई है? 4 kg। बाद में काम आएगा, अभी किसी काम का नहीं है। 4 kg उसमें रखी हुई है। फाइंड द अमाउंट ऑफ आइस रिमेन्ड आफ्टर 6 आवर्स।
बेटा 6 घंटे में होगा क्या? 3600 से मल्टीप्लाई करें पहले तो सेकंड में आ जाएगा। 6 घंटे में हीट उस आइस बॉक्स में आएगी, आइस को मेल्ट करेगी। जितनी आइस मेल्ट हो जाएगी, जितनी आइस मेल्ट हो जाएगी वो आपसे पूछा है। फिर रिमेन्ड आफ्टर 6 आवर्स पूछा है। तो पहले कितनी है? 4 kg। कितनी पिघल गई वो अभी हम निकाल लेंगे, माइनस करके क्या आ जाएगा? रिमेन्ड। क्वेश्चन समझ में आया? अगर वो पूछता कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट, तो Q इक्वल ml से जो m आता वो खत्म हो जाता। उसने कहा रिमेन्ड, तो मेल्टिंग मास हम निकालेंगे और फिर माइनस करेंगे। गिवन क्या है? आउटसाइड टेम्परेचर है 45, बाहर टेम्परेचर है 45, अंदर कितना होगा? बर्फ के लिए हमेशा टेम्परेचर कितना होता है? के कितना गिवन है आपको? 0.01 जूल पर मीटर सेकेंड डिग्री सेल्सियस। यूनिट चेक करो सही है सारी। जो हीट आएगी वो जूल में आ जाएगी। एक और चीज गिवन है, हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट कितनी है? 335 × 10⁻³ जूल पर केजी। ये बाद में काम आएगा। फिलहाल आप क्या निकालोगे? अमाउंट ऑफ हीट एंटर इनटू द आइस बॉक्स इन, देखो इतना पहले नोट करो। ये रहा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये रख दी हमने सारी वैल्यू। 5 से कैंसिल होगा ये 9 टाइम्स, 10⁻⁻² को ऊपर ले जाना +2, तो कुल मिला के 0.3, 0.3, 9, 6 और 36, 0.3, 0.3, 9, 36 और 0.01, इनका मल्टीप्लाई होना है। 10⁻² ये थी, -2 ऊपर गई +2, 10⁻⁴ हो गई ऊपर। तो अब अगर हम यहाँ से पॉइंट्स हटाएं 1, 2, 3, 4, तो 10⁻⁴ नीचे, 10⁻⁴ ऊपर, कैंसिल हो गए। इनका मल्टीप्लाई कर लो जरा। 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, 81 मल्टीप्लाई बाय 36।
कितना आ गया बेटा क्यू? 2916 जूल। इतनी हीट बॉक्स के अंदर आ चुकी है। अब ये क्या करेगी? बर्फ को पिघलाएगी। लेट मास स्मॉल m is melted by this heat. Mass small m is melted by this heat. तो 2916 इक्वल m। l कितना था बेटा? 10 की पावर नीचे आएगा। तो 2916 will be divided by 335000। करो जरा डिवाइड। जीरो पॉइंट 00 इतने केजी बर्फ 6 घंटे में पिघल पाई। काफी कम पिघली। आइस बॉक्स का काम ही यही है कि बर्फ ना पिघले, ठीक है ना। तो इतनी हीट, इतनी केवल मास पिघल पाया। तो रिमेन्ड अमाउंट ऑफ आइस कैसे निकालोगे? 4 kg थी। फोर kg माइनस 0.0087 करना माइनस 3.9913 kg। इतनी आइस अभी भी आइस बॉक्स में जीवित है। समझ में आया कि नहीं आया?